साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं कुसई यानी ज़ैद इब्ने किलाब की कहानी का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में आपने देखा था कि कैसे कुसई एक खास मकसद लेकर सीरिया से मक्का आए, फिर एक छोटी सी जंग हुई और यह खबर फैल गई कि कुसई शहीद हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आज हम जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ और कुसई की इस दिलचस्प कहानी ने आगे कौन सा मोड़ लिया। इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं SD24। मैं हूं ह्यूमेरा कुरैशी। सीरत के कई बड़े उलेमा और मुहक्किकीन का कहना है कि मक्का की यह जंग सिर्फ तलवारों की टकराहट से नहीं जीती गई थी, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया छिपा था जिसने मक्का की तकदीर का रुख ही बदल दिया। यह सिर्फ एक सियासी चाल नहीं थी, यह इतिहास के सीने पर दर्ज होने वाला वह मोड़ था जहां एक इंसान की कमजोरी ने पूरी कौम की सरदारी का फैसला कर दिया। हुआ यूं कि काबा के सरदार हुलैल एक दिन बेहद बीमार पड़ गए। बीमारी ने जब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें अपनी सांसों की डोर ढीली पड़ती महसूस हुई, तो उन्होंने काबा की चाबियां अब्बू गबशान नाम के एक शख्स के हवाले कर दीं। यह कोई मामूली अमानत नहीं थी, यह सिर्फ चाबियां नहीं थीं, यह मक्का की इज्जत, काबा की निगाहबानी और सरदारी की निशानी थीं। लेकिन अब्बू गबशान की एक ऐसी कमजोरी थी जिसने उसे इस अमानत के लायक न छोड़ा, और वह कमजोरी थी शराब। अब्बू गबशान की सुबह शराब से शुरू होती थी और उसकी रातें शराब पर खत्म होती थीं। वह शराब नहीं पीता था, बल्कि शराब उसे पी रही थी। उसकी रगों में जैसे खून से ज्यादा नशा दौड़ता था। और फिर एक रात उसकी यह लत उस पर इस कदर हावी हुई कि वह शराब के लिए पागलों की तरह मक्का की गलियों में भटकने लगा। वह हर दरवाजे पर गया, हर शख्स के आगे हाथ फैलाया, हर चेहरे से गुहार लगाई, लेकिन उस रात किसी ने उसे शराब का एक कतरा तक न दिया। रात गहरी हो चुकी थी, हवाओं में सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में उसकी मुलाकात कुसई यानी ज़ैद इब्ने किलाब से हुई। जैसा कि हम जान चुके हैं, ज़ैद यानी कुसई कोई आम आदमी नहीं थे। वह दूरंदेश थे, समझदार थे, सियासत को पढ़ना जानते थे, वक्त की चाल पहचानते थे। वह यह बात अच्छी तरह समझते थे कि काबा की निगाहबानी और मक्का की सरदारी सिर्फ एक ओहदा नहीं, बल्कि एक अमानत है, और यह अमानत अपने असल हकदार के पास लौटनी चाहिए। कुसई यह भी जानते थे कि इस पूरी कहानी में सिर्फ इंसानी तदबीर नहीं, बल्कि अल्लाह की एक गहरी मसलिहत भी शामिल है। और इसी पल कुसई ने वह चाल चली जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। कुसई ने पहले अब्बू गबशान को गौर से देखा। वह शराब की तलब में टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बेकाबू खड़ा था। कुसई ने नरमी से कहा, अब्बू गबशान, किसी भी चीज़ की लत इंसान को तबाह कर देती है। इंसान की असल ताकत उसके होश में होती है। मैं ऐसी चीज़ों से दूर रहता हूँ और तुम्हें भी इनसे दूर रहना चाहिए। अब्बू गबशान झुंझला उठा। उसने बेचैनी से कहा, मैं यहाँ तुम्हारा फलसफा सुनने नहीं आया। अगर तुम्हारे पास शराब है तो मुझे अल्लाह का वास्ता, मुझे शराब दे दो, मेरी जान निकल रही है। कुसई ने उसे कुछ पल देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी शराब की मशक उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, ये पूरी मशक आज तुम्हारी है। अब्बू गबशान की आंखों में जैसे जान लौट आई, लेकिन कुसई ने बात पूरी की, मगर इसके बदले मुझे वह चाहिए जो इस वक्त तुम्हारी जेब में है, वह चीज़ जिसके तुम काबिल नहीं, और वह है काबा की चाबियां। बस ये वही लम्हा था जिसने मक्का का इतिहास बदल दिया। अब्बू गबशान ने न एक पल सोचा, न अंजाम देखा, न इज्जत याद रखी, न अमानत। नशे की आग ने उसके होश को इस तरह जला दिया था कि उसने कांपने हाथों से काबा की चाबियां निकालीं और कुसई के हाथ पर रख दीं। और यूं बिना एक तीर चलाए, बिना तलवार उठाए, बिना खून बहाए, कुसई इब्ने किलाब मक्का के सरदार बन गए। सुबह हुई, रात का नशा उतर चुका था। जब अब्बू गबशान की आंख खुली और उसे अपनी करतूत का एहसास हुआ, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ चुका था कि उसने सिर्फ एक रात की शराब के बदले अपनी कौम की इज्जत, काबा की निगाहबानी और मक्का की सरदारी बेच डाली है। उसने अपने कबीले,
बनु खुजाह की अमानत एक मशक शराब के बदले गंबा दी थी। बनु खुजाह ने बाद में बहुत कोशिश की। उन्होंने लड़ना चाहा, विरोध किया, ताकत दिखाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाजी पलट चुकी थी। कुसई और कुरैश काबा पर अपना कब्जा जमा चुके थे। इसके बाद कुसई ने तमाम कुरैश को अपने साथ जोड़ा, उन्हें एक झंडे के नीचे जमा किया और फिर वह जंग हुई जिसने हमेशा के लिए फैसला कर दिया कि अब मक्का की सरदारी सिर्फ कुसई के हाथ में रहेगी। कुसई से टकराना आसान नहीं था। वह सिर्फ एक बहादुर सरदार नहीं थे, वह एक मुंतजिम दिमाग थे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस नस्ल को जो सदियों से टुकड़ों में बंटी हुई थी फिर से एक कर दिया। जो लोग बिखरे हुए थे उन्हें जोड़ दिया, जो कबीलों में बंटे थे उन्हें एक कौम बना दिया। और जब सारी कुरैश कौम कुसई के पीछे खड़ी हो गई तो फिर मक्का में कोई ताकत ऐसी न बची जो उनका रास्ता रोक सकती। यहीं से कुसई का असल दौर शुरू हुआ। उन्होंने अपने बिखरे हुए कबीले कुरैश को मक्का के अंदर और बाहर बड़े सिस्टमैटिक अंदाज में बसाना शुरू किया। जो खानदान ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा असर रखते थे, उन्हें काबा के बिल्कुल करीब बसाया गया। यही लोग बाद में कुरैश कहलाए और कुरैश के सरदार जैद इब्ने किलाब को हिकारत से कुसई कहा गया। इसलिए कुरैश के मुखालिफों ने उन्हें कुसई यानी कसाई और बाकी कबीलों को मक्का की बाहरी सरहदों पर आबाद किया गया, ताकि अगर बाहर से कोई हमला हो तो शहर के चारों तरफ एक मजबूत और सॉलिड डिफेंसिव लाइन पहले से मौजूद हो। यह सिर्फ आबादी बसाना नहीं था, यह एक बिखरी बस्ती को शहर में बदलने की शुरुआत थी। कुसई ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सीरिया में गुजारा था। उन्होंने वहां तहजीब देखी थी, निजाम देखा था, बसी हुई बस्तियां देखी थीं, पक्की इमारतें देखी थीं, और वह चाहते थे कि मक्का भी अब सिर्फ रेत, खेमों और बिखरी जिंदगी का नाम न रहे। वह मक्का को बदल देना चाहते थे। वह चाहते थे कि यह लोग जो आज तंबुओं में बिखरे पड़े हैं, कल एक संगठित शहर की शक्ल में जिएं। इनके पास पक्के घर हों, इनके पास एक सियासी निजाम हो, इनके पास एक ऐसी जगह हो जहां बैठकर बड़े फैसले लिए जा सकें। और इसी सोच के साथ कुसई ने फैसला किया कि काबा के बिल्कुल सामने एक ऐसी इमारत बनाई जाए जहां मक्का के सरदार, कुरैश के बड़े लोग बैठकर कौम के अहम फैसले करें। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह मक्का की पहली पार्लियामेंट थी, जिसे दुनिया ने बाद में दारुल नदवा के नाम से जाना। अरब में उस दौर में पक्के मकान बनवाना कोई आसान काम नहीं था। जिन लोगों ने पूरी उम्र तलवारें चलाई हों, रेगिस्तान नापा हो, खेमों में जिंदगी काटी हो, ऊंटों के साथ सफर किया हो, उन्हें क्या मालूम कि ईंट कैसे बनती है, दीवार कैसे उठती है, छत कैसे डाली जाती है, एक इमारत कैसे खड़ी होती है। मगर कुसई इरादे के पक्के थे। उन्होंने इन बद्दुओं को एक जगह जमा किया। जो हाथ कल तक सिर्फ तलवार पकड़ते थे, वही हाथ अब मिट्टी गूंथ रहे थे। जो लोग कल तक कबीलाई घमंड में बटे थे, वही आज कंधे से कंधा मिलाकर पानी ढो रहे थे। जो लोग कल तक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, वही आज एक दूसरे के साथ मिलकर अपने आने वाले कल की बुनियाद रख रहे थे। दिन ढले, शामें रातों में बदलीं। सूखी मिट्टी गीला गारा बनी, गीला गारा ईंटों में ढला और ईंटें दीवारों में उठने लगीं। पहली बार मक्का की जमीन पर हर उम्र का इंसान एक साथ एक मकसद के लिए, एक फ्यूचर के लिए काम कर रहा था। और देखते ही देखते वहां मिट्टी के पक्के मकानों का एक छोटा सा शहर आबाद हो गया। अब न उन्हें तूफानी बारिश का वैसा डर था, न झुलसा देने वाली धूप का वैसा खौफ। कुसई अपने लोगों की यह मेहनत देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने वह कर दिखाया था जो उनसे पहले सदियों तक मक्का में कोई न कर सका था। अगर कोई गहराई से इतिहास पढ़े, अलग अलग किताबों को जोड़े, इतिहास की तहों में उतर कर सोचे, तो साफ समझ आता है कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा था। जमजम का गुम हो जाना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से मक्का की सरदारी का छिन जाना, फिर सदियों बाद उसी नस्ल के हाथों मक्का का दोबारा आबाद होना, बिखरे कबीलों का एक कौम बन जाना, यह सब आने वाले वक्त की तैयारी थी। अल्लाह इस नस्ल कुरैश को चुन चुका था। दरअसल यह सारी नस्लें, ये सारी पीढ़ियां, ये सारी जद्दोजहद मिलकर एक ऐसी स्टेज तैयार कर रही थीं जिस पर एक दिन खातिमुन्नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खड़ा होना था और दुनिया को बताना था कि अब इस्लाम आ चुका है।
मगर यहाँ ठहरकर एक बात समझना बहुत जरूरी है। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि कुरैश पर अचानक कोई आसमानी मौजज़ा हुआ, कोई चमत्कार उतरा और सब बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने अपने हालात अपने हाथों से बदले। इनके अंदर अपने मुआशरे को बदलने की आग थी। इनके पास विजन था, इरादा था, मेहनत थी, जद्दोजहद थी। सीरत का यह हिस्सा हमें एक बेहद प्रैक्टिकल सबक देता है। जिंदगी बदलनी हो तो मौजज़ों का इंतजार नहीं किया जाता। उसके लिए उठना पड़ता है, सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, घर से निकलना पड़ता है और हालात से लड़ना पड़ता है। कुसई यानी जैद इब्न किलाब की बेइंतहा मेहनत, दूरंदेशी और कई सालों की लगातार जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब दार उल नदवा बनकर तैयार खड़ा था। यह सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं थी, बल्कि मक्का की सियासत, इज्जत और इक्तिदार का पहला बाकायदा मरकज था। काबा के सामने खड़ी यह इमारत दरअसल मक्का की पहली पार्लियामेंट थी। एक ऐसी जगह जहां फैसले सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए जाने वाले थे। शहर अब बस चुका था। बिखरे हुए कबीले एक निजाम में ढल चुके थे। रेगिस्तान की धूल से उठकर मक्का अब एक मुकम्मल शहर की शक्ल लेने लगा था। इक्तिदार हाथ में आ चुका था, शहर बन चुका था। अब बारी थी कानून की। कुसई अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ शहर बसा लेना काफी नहीं होता। शहर को चलाने के लिए उसूल चाहिए, कानून चाहिए और ऐसा निजाम चाहिए जो भीड़ को कौम में बदल दे। इसलिए दार उल नदवा के तैयार होते ही कुसई ने अपने लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि अब मक्का सिर्फ रस्मों और कबीलों के सहारे नहीं चलेगा, बल्कि एक मजबूत कानून के तहत चलेगा। फिर कुसई ने एक ऐसा कानून पेश किया जिसने मक्का की सियासत का रंग ही बदल दिया। उन्होंने कहा, दार उल नदवा की काउंसिल का हिस्सा वही शख्स बन सकेगा जिसने अपनी जिंदगी में 40 बहारें देखी हों, यानी जिसकी उम्र कम से कम 40 साल हो। ये कोई मामूली शर्त नहीं थी। ये मक्का की सियासी सोच में एक इनकलाब था। कुसई का मानना था कि 40 साल वह उम्र होती है जब इंसान की सोच में ठहराव आ जाता है, फैसलों में वजन आ जाता है और जज्बात पर अक्ल हावी होने लगती है। यह वह उम्र है जब इंसान सिर्फ खून के जोश से नहीं बल्कि तजुर्बे की रोशनी से फैसले करता है, जब उसके अंदर बचपने की जल्दबाजी नहीं रहती और ना ही गुस्से की अंधी आग। कुसई की यह बात लोगों के दिल में उतर गई। लोगों ने इस कानून को सिर्फ माना नहीं बल्कि हाथों हाथ कबूल कर लिया और देखते ही देखते दार उल नदवा की हैसियत इतनी बुलंद हो गई कि मक्का में अब कोई बड़ा काम उसकी इजाज़त के बगैर मुमकिन ही नहीं रहा। कोई शादी होनी हो, किसी दुश्मन के खिलाफ जंग का फैसला करना हो या कोई तिजारती काफिला मक्का से बाहर निकलना हो, दार उल नदवा की मंजूरी के बिना कोई कदम आगे नहीं बढ़ सकता था। अब मक्का में सिर्फ लोग नहीं रहते थे, अब वहां एक निजाम रहता था। और यही कुसई की सबसे बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने भीड़ को मुआशरे में और मुआशरे को रियासत में बदल दिया था। लेकिन कुसई की दूरंदेशी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बसाया बल्कि पूरे अरब के लिए एक ऐसा इंतजामी ढांचा खड़ा किया जिसने सियासत को पहली बार एक मुकम्मल शक्ल दी। कुसई ने पूरे अरब के निज़ाम को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया ताकि हुकूमत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तरतीब और जिम्मेदारी से चले। पहला, दार उल नदवा की सदारत। यहीं बड़े बड़े मसलों पर मशवरे होते, यहीं जंग और अमन के फैसले लिए जाते और यहीं लोगों के अहम सामाजिक और कबायली मामले तय होते। यहाँ तक कि बेटियों के निकाह जैसे अहम फैसले भी इसी मरकज की निगरानी में होते। दूसरा, काबा की पासबानी। काबा की निगहबानी, उसकी इज्जत, उसकी चाबियां, उसका दरवाज़ा, यह सब कुसई के इख्तियार में था। काबा का दरवाज़ा खुलता भी कुसई के हाथ से था और बंद भी। तीसरा, हाजियों को पानी पिलाना। रेगिस्तान की उस तपती हुई जमीन में पानी सिर्फ जरूरत नहीं, रहमत था, और हाजियों को पानी पिलाने का निजाम कुसई ने बाकायदा अपने जिम्मे लिया। चौथा, हाजियों की मेजबानी। मक्का आने वाला हर मुसाफिर, हर हाजी कुसई की नज़र में मेहमान था, और मेहमान की इज्जत अरब की सबसे बड़ी रिवायत। पांचवा, हाजियों के लिए खाना तैयार करवाना। कुसई ने इस काम को भी एक मुकम्मल निजाम में बदला। उन्होंने कुरैशियों पर एक खास रकम मुकर्रर कर दी जो हर हज के मौके पर जमा की जाती। इसी माल से हाजियों के लिए खाना तैयार होता। जो मुसाफिर गरीब होते, जिनके पास सफ़र का तोशा नहीं होता, वह इसी दस्तरख्वान से पेट भरते।
यह सिर्फ इंतजाम नहीं था, यह मक्का की मेहमान नवाजी को इबादत बना देने वाला निज़ाम था। और हैरत की बात यह थी कि इन 5 अहम ओहदों का कंट्रोल कुसई ने अपने हाथ में रखा हुआ था। यह सिर्फ ताकत नहीं थी, यह तरतीब थी। यह सिर्फ हुकूमत नहीं थी, यह क़यादत थी। कुसई की अक्लमंदी और उनकी मेहमान नवाजी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज के दिनों में जब लोग अराफात से लौटते और रात का अंधेरा रेगिस्तान को निगलने लगता, तो कुसई मुज़दलिफ़ा की पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी आग जलवाते ताकि अंधेरे में भटके हुए हाजियों को रास्ता मिल सके। वह आग सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती थी, वह पूरे अरब को यह बताती थी कि मक्का सिर्फ एक शहर नहीं, एक तहजीब बन चुका है। वह आग सिर्फ रोशनी नहीं थी, वह कुसई की शान थी, उनकी सियासत थी, उनकी मेहमान नवाजी थी और पूरे अरब पर उनकी धाक की जलती हुई निशानी थी। फिर वक्त खामोशी से गुजरता रहा। आंख झपकते झपकते साल बीत गए। सालों ने करवट ली और देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। मगर इन 20 सालों में मक्का ने वह द्वार देखा जिसे उसकी पहली सुनहरी सदी कहा जा सकता है। कुसई की क़यादत में मक्का ने अपना गोल्डन एरा देखा। जो लोग कभी बिखरे हुए बद्दू थे, वही अब एक ताकतवर रियासत का हिस्सा बन चुके थे। दार उल नदवा में बड़े बड़े फैसले लिए जाने लगे। पूरे अरब में कुरैशियों की धाक बैठ गई। मक्का की आवाज़ अब रेगिस्तान की हवाओं में नहीं खोती थी, अब वह पूरे अरब में सुनी जाती थी। वही सूखी, बंजर और वीरान वादी, जहाँ कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ जाने का हुक्म मिला था, आज वही वादी मक्का की सबसे बड़ी सियासी ताकत और तिजारती मरकज़ बन चुकी थी। मक्का अब सिर्फ एक मुकाम नहीं रहा था, वह अरब का दिल बन चुका था। लेकिन वक्त सबसे ताकतवर हाकिम है। वह कुसई जिसने बिखरे लोगों को जोड़ दिया, वह कुसई जिसने रेगिस्तान को शहर में बदल दिया, वह कुसई जिसने पहाड़ों को अपने इरादे के आगे झुका दिया। अब खुद वक्त के आगे झुकने लगे थे। कुसई बूढ़े हो चुके थे, उनकी दाढ़ी में सफ़ेदी उतर आई थी, चेहरे पर तजुर्बे की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। और अब मक्का में एक नया सवाल उठ रहा था, कुसई के बाद सरदारी किसके हाथ में जाएगी? कुसई के 4 बेटे थे, अब्दुलदार, अब्दुल मनाफ, अब्दुल उज्जा और अब्द। लेकिन मक्का की निगाहें सिर्फ एक नाम पर ठहरी हुई थीं, और वह था अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ का रुतबा, उनका किरदार, उनकी शख्सियत इतनी असरदार थी कि मक्का के लोग उन्हें प्यार से कमर उल बथा कहते थे, यानी मक्का की वादी का चांद। जब अब्दुल मनाफ मक्का की गलियों से गुजरते तो निगाहें ठहर जातीं, औरतें उन्हें देखकर दंग रह जातीं, बुजुर्ग अपने मसले लेकर उनके पास आते। लोग उन्हें सिर्फ पसंद नहीं करते थे, लोग उन पर यकीन करते थे। कुसई के जीते जी मक्का का दिमाग भले दार उल नदवा में था, लेकिन मक्का का दिल अब्दुल मनाफ के हाथ में था। पूरे अरब को यकीन था कि कुसई के बाद अगला सरदार अब्दुल मनाफ ही होगा। लेकिन फिर कुसई ने अपनी वसीयत में एक ऐसा नाम लिख दिया जिसने पूरे अरब को सन्नाटे में डाल दिया। तो ये था कुरैश के लीडर कुसई, यानी ज़ैद इब्ने किलाब के इतिहास का दूसरा पार्ट। अगर आप इसके आगे की दास्तान सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।